बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। इमरान खान के बारे में बहुत सारे लोगों में ये तासर था कि वे पठान बड़ा ज़िद्दी है, जिस बात पे अड़ जाता है, झुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता। लेकिन अब इमरान खान चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म घुटनों के बल झुक के माफ़िया मांग रहे हैं। और पीटीआई का मुस्तक़बिल क्या होगा? ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब कि हम इस जमात पर पाबंदी के बारे में सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं बड़ी संजीदगी के साथ। हमारे पास बड़े सबूत हमारे हाथ लग गए हैं। और क्या ये वाहिद ऑप्शन है? इसके अलावा भी कोई ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर है। इमरान खान के साथी एक-एक करके उन्हें छोड़ रहे हैं। अब पीटीआई का मुस्तक़बिल क्या होगा? फैसल वाबड़ा साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने साबिक़ डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि आज जनरल फैज़ हमीद गिरफ़्तार होने वाले हैं। और जो सान्या है 9 मई वाला, क्या इसमें जो एक रिकॉर्ड सामने आया है, इन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं जियो फेंसिंग के ज़रिए, जो कॉल्स का और लोगों की लोकेशन का, तो क्या उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये रिपोर्ट मुकम्मल है या कुछ हिस्सा जो है इस रिपोर्ट का वो छिपा लिया गया है? ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट की, जिस पे कोई टॉक शोज़ वगैरह तो नहीं हुए मेरा ख्याल है, लेकिन वो बड़ी अहम जजमेंट है। जो 72 अरकान असम्बली थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे और उनका पंजाब से तल्लक था, उन्होंने ये चैलेंज किया हुआ था, जनाब हमने तो इस्तीफ़े वापस ले लिए थे और स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने हमारे इस्तीफ़े जो एक दिन 35 दूसरे दिन पता नहीं कितने ऐसे कर करा के वो कहते हैं जनाब उन्होंने हमें फ़ारग कर दिया। तो जबकि एक दिन पहले हम मेल कर चुके थे, ईमेल कर चुके थे, दरख़्वास्त दे चुके थे कि जनाब हमने इस्तीफ़े वापस ले लिए हैं। तो उन्होंने ये हुक्म जारी किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जो है वो अब सामने आ गया है। मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये हुक्म दिया है कि ये जो अरकान असम्बली हैं इनके बारे में दोबारा इंक्वायरी करें स्पीकर साहब इनके इस्तीफ़ों के हवाले से। और वो कहते हैं कि इनको 2 मौक़े दिए जाएँ। यहाँ तक तो ठीक है, स्पीकर का ये इख्तियार है। उन्होंने स्पीकर ही को कहा कि जनाब अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करें और दोबारा इंक्वायरी कर लें। लेकिन साथ ही उन्होंने ये एक और काम कर दिया है, स्पीकर का जो इख्तियार है वो अपने हाथ में ले लिए। कानून ये कहता है कि एक दफ़ा इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो फिर वो वापस नहीं लिया जा सकता। इन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर हो गए थे। अब स्पीकर का इख्तियार कौन सा इख्तियार है जो अपने हाथ में ले लिया है, ये फैसला करना था स्पीकर ने। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये इख्तियार जो है इससे आगे जाके एक हुक्म जारी कर दिया है कि जो इंक्वायरी कर रहा होगा स्पीकर, इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ये अरकान असम्बली हैं या कोई भी रुकन असम्बली चाहे तो अपना इस्तीफ़ा वापस ले सकता है और उसकी इत्तला देगा, वो जो सेक्रेटरी हैं कौमी असम्बली के, उनको इत्तला देगा कि जनाब मैंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। और सेक्रेटरी को ये हुक्म जारी कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि आप अरेंज करेंगे इन लोगों की जो इस्तीफ़े वापस लेंगे, उनकी मीटिंग के जो असम्बली का इजलास है, उसमें शामिल होने की अरेंजमेंट करेंगे, एहतमाम करेंगे, इंतज़ाम करेंगे। ये स्पीकर का इख्तियार हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? और फिर ये एक तरह से तज़ाद भी है। एक तरफ आप स्पीकर को इख्तियार दे रहे हैं, स्पीकर को हिदायत कर रहे हैं कि आप इनकी दोबारा इंक्वायरी करें, और दूसरी तरफ स्पीकर के फैसला करने से पहले ही इन लोगों को, अरकान असम्बली को कह रहे हैं कि जनाब आप चाहें तो सेक्रेटरी जो है उनको एक दरख्वास्त दे के या लिख के इत्तला दे दें उनको, जनाब हमने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया और हमें असम्बली में बिठाया जाए। ये बड़ी वैसे अजीबो-गरीब, ये बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये कह चुकी हैं कि जनाब असम्बली के मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन वाला मामला था, उसमें कुछ 7-8 वोट जो थे, वो गिनती गलत की थी उन्होंने। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जनाब ये तो असम्बली की प्रोसीडिंग का मामला है, हम इसमें कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? तो अब उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील वैसे पेंडिंग है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला कैसे जारी कर दिया? मेरा ख्याल है कि इसे इंटर कोर्ट की शक्ल में ये चैलेंज किया जाना चाहिए, और या फिर स्पीकर के पास और भी बड़े टैक्टिक्स हैं। इनको वैसे तो वो सारे आधे से ज़्यादा बंदे तो वैसे ही छोड़ गए पीटीआई को, और जब पीटीआई के वो रुकन ही नहीं है, वैसे तो 63 ए का इत्तलाक भी इन पे हो सकता है कि 63 ए में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा पार्टी छोड़ देता है तो फिर वो मुनहरफ अरकान में शुमार होगा
اس کے علاوہ ریفرنس تو بہرحال پارٹی ہیڈ نے بھیجنا ہوتا ہے، لیکن اسپیکر جو ہے وہ اگر یہ اعتراض اٹھا دے کہ جناب پارٹی ہیڈ سے لکھوا کے لائیں، پھر آپ کو بیٹھنے دوں گا، پھر آپ کا استعفیٰ جو ہے واپس کیا جائے گا۔ بہرحال ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں اور اسپیکر کے پاس کافی اختیارات اور پھر انٹرا کورٹ اپیل کا بھی معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ججمنٹ بڑی عجیب و غریب سی ہے، ایک طرف اسپیکر کو اختیار دے رہے ہیں، دوسری طرف ان بندوں کو جنہوں نے استعفے دیے تھے انہیں بھی یہ اختیار دے رہے ہیں۔ ان میں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، شفقت محمود صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، ریاض فتحانہ صاحب بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس معاملے اس کیس میں جن کو یہ داد رسی فراہم کی گئی ہے۔ اچھا، اب جناب وہ عمران خان والا جو معاملہ ہے کہ پارٹی پر پابندی لگانے والی بات جو کی جا رہی ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب پارٹی پر پابندی کے لیے بہت غور کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس بڑے ثبوت مل گئے ہیں ہمیں، اور اگر ثبوت پکے ہوئے، ویسے تو کل جو فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن کے ثبوتوں کے ساتھ گواہ کے طور پہ سامنے آ جائیں تو پھر تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو انکوائری وغیرہ کی ہے اور جو کالز اور ٹیلی فون کی لوکیشنز کا ریکارڈ نکلوایا ہے 8 اور 9 مئی کا، تو یہ زمان پارک میں ساری پلاننگ ہوئی اور اس کی تفصیلات میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کن لوگوں کو ملوث کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان ثبوتوں کی بنیاد پہ ہم پابندی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آپشن تو یہ ہے زیر غور، لیکن جو دوسرا آپشن ہے وہ بھی بتایا نہیں جا رہا، یہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ معاملات کو اسی طرح چلنے دیا جائے، عمران خان کے ساتھی ساتھ چھوڑتے رہیں، عمران خان کو تنہا کر دیا جائے اور پھر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جب وہ گرفتار ہو جائیں گے تو جماعت کون چلائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور جماعت چلانے والا کوئی ہوگا نہیں، اور اصل تو جو پی ٹی آئی ہے وہ نام عمران خان کی ہے، جو مرضی کرتے رہیں گے، جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے عمران خان کو، فواد چودھری صاحب نے بھی چھوڑ دیا اب، تو پھر جہانگیر ترین صاحب لاہور میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ اب جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہا تھا اپنی ایک محفل میں کہ میں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو چھوڑنا نہیں ہے، آخر تک ان کا پیچھا کرنا ہے، تو وہ اگر ان لوگوں کو لے بھی جائیں، جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، جب ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، پھر یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں۔ اگر تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عدالتوں نے نوشتہ دیوار جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے جیسے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے اسد عمر والے کیس میں جب رہائی کا آرڈر جاری کیا، ایک تو انہوں نے کہا جناب اپنے ٹویٹ جو آپ نے 9 مئی کو کیے تھے وہ ڈیلیٹ کریں، جس میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں جناب پہنچے، نکلے، گھروں سے نکلے، اور دوسرا انہوں نے کہا جناب آپ ایک بیان الفی دیں، اور بیان الفی دیں کہ جناب آئندہ ایسے کسی معاملے میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس میں ملوث نہیں ہوا، قانون سے ہٹ کے نہیں کروں، اور انہوں نے پھر وارن کیا، انہوں نے خبردار کیا انہیں کہ بھائی صاحب یہ اگر آپ نے بیان الفی کی خلاف ورزی کی تو آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو نوشتہ دیوار والے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ عدالت تو چلو آرڈر کر رہی ہے تمہیں چھوڑنے کا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کیے بغیر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ان کے وکیل نے یہ کہا بابر اعوان صاحب نے کہ جناب پریس کانفرنس ہم نہیں کریں گے، پریس کانفرنس کرنا پڑی نا پھر، اور بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ عجیب و غریب آدمی ہیں، وہ خود ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں اور وہاں وہ صحافیوں سے کہہ رہے تھے جناب وہ لوگ واپس جا رہے ہیں جو ڈیپوٹیشن پر آئے تھے، کل تک وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ ان کی تعریفیں کرتے تھے، آج وہ ڈیپوٹیشن والے کہہ دیے، ڈیپوٹیشن میں تو آپ بھی کئی پارٹیاں وقت آ چکے ہوئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب بیچارے جو ہیں انہوں نے تو بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی اور کچھ کہا میں بریک بھی لوں گا تھوڑی سی، اور یہ جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں پارٹی کی سیکرٹری شپ، جنرل سیکرٹری ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں جو کور کمیٹی کا رکن ہوں وہ کور کمیٹی کی رکنیت سے دستبردار ہوں، اور کہا ہے کہ مجھے میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، یہ دباؤ نہیں تھا پہلے تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، عمران خان نے آپ لوگوں سے کہا تھا
کہ 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत नहीं करनी। ये फैज़ल हसन चौहान साहब ने कहा, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी तइद की है। पहले भी हम बता चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान ने ये कहा था, और 15 दिन बाद आप आके उसकी मज़म्मत कर रहे हैं और प्रेशर नहीं है आप बकौल आपके। और फिर वो कहते हैं ना, मैं इनफरादी किरदार अदा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल कर लिया जाए। इस तरह की जैसे दानिश्वरी की बातें होती हैं। तो मैंने, आपको याद होगा, जब ये फ़याज़ हसन चौहान ने 3 बंदों के नाम लिए थे, असद उमर से मिलूँगा, शाह महमूद कुरैशी से मिलूँगा, परवेज़ इलाही से मिलूँगा, तब मैंने कहा था इन तीनों ने पार्टी नहीं छोड़नी। क्योंकि जो नज़रें जमा के बैठे हुए हैं, इसकी सरबराही के लिए, पीटीआई की सरबराही जिन लोगों ने जिन अपने दिमाग में बसाई हुई है, उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये असद उमर साहब हैं और परवेज़ इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही के जो एक और साथी जो हैं, वो बजाज हुसैन के बेटे, उन्होंने भी छोड़ दिया है परवेज़ इलाही को। लेकिन परवेज़ इलाही और मुनस इलाही अभी तक इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जनाब यहाँ पीटीआई, जब इमरान खान जेल जाएंगे तो फिर क़यादत जो है हमारे साथ हाथ आएगी, और फिर वहाँ फिर लड़ाई होनी है इन लोगों की। और जो मैं कह रहा हूँ, दूसरा प्लान जो है, दूसरा ऑप्शन, वो यही है, इमरान खान के साथियों को अलग कर दिया जाए, इमरान खान जेल चले जाएं, और अगर वो 4-5 साल के लिए जेल जाते हैं तो फिर किसने पूछना है? जो उनके वोटर हैं, जो चाहने वाले हैं, वो तितर-बितर हो जाने हैं। और कुछ लोग कहते हैं नेल्सन मंडेला बन के बाहर निकलेंगे। नेल्सन मंडेला की कोई तहरीक थी, वो कुछ और तरह की थी। अगर जेल जाने से बंदा नेल्सन मंडेला बन जाए तो फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेल्सन मंडेला तो आसिफ अली जरदारी है, जिसको इमरान खान 10% कहता है। सबसे ज़्यादा जेल तो उन्होंने काटी है सियासी मुकदमात में, केस तो कोई साबित नहीं ना हुआ। तो फिर नेल्सन मंडेला तो मर्द हुर का खिताब दिया था उन्हें निज़ामी साहब ने, मजीद निज़ामी साहब ने, लेकिन वो नेल्सन मंडेला तो नहीं बन सकते। वो बाकायदा सारे सबूत इकट्ठे करके उनकी बुनियाद पे काबीना जो है वो फैसला करेगी। कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी मुल्क में इंतशार फैला रही है, जो दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्वस है, या मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, मुल्क की हाकमियत आला के खिलाफ, सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है, तो उस पर वफाकी हुकूमत पाबंदी लगा सकती है। और पाबंदी लगाने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट को, पूरा केस बना के, और फिर वो ट्रायल करता है बाकायदा, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, और वो फिर हतमी फैसला करता है। तो सरेदस्त ये जो कह रहे हैं, सबूत लोहा गर्म है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, उसके हामी बहुत बड़ी तादाद में है कि खान साहब को अब जो सियासी मौत है खुद ही मरने दिया जाए, जेल भेजें इनको, और फिर साथी इनका साथ छोड़ रहे हैं, तो कौन इनके लिए आवाज़ बुलंद करेगा? अच्छा, अब जो जरनैली जुनून वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, ये फैसल वावडा साहब गवाही दे के आए हैं, बयान कलमबंद करवा के आए हैं। 19 करोड़ पाउंड वाला जो मामला है, मलिक रियाज वाला और अल कादर ट्रस्ट वाला, जिसमें इमरान खान भी पेशी भुगत के हैं, उनकी अहलिया भी उसमें इंक्वायरी भुगत रही हैं। तो वहाँ वो बहरहाल वो बताया जनाब, ये बंद लिफाफा था, जो भी सारी बातें पहले भी कर चुके हुए हैं कि जनाब ये सीक्रेट था, ये एजेंडे में शामिल नहीं था, और इन्होंने फिर मंजूरी करवाई वगैरह। लेकिन बाहर निकल के उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जनाब ये इसका मास्टरमाइंड तो फैज़ हमीद था, और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कहते हैं करप्शन में, वो ये तो एक मामला है, वो तो कहते हैं उन्होंने बड़े दोनों हाथों से माल लूटा है। तो उनकी भी इंक्वायरी होनी है। जनाब उन्होंने फिर शहजाद अकबर वगैरह को मुल्क से फरार होने में मदद भी दी। और फिर जो उनके बारे में मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ कि जब ये कोर कमांडर पेशावर थे तो $2 अरब जो हैं वो स्मगल हुए थे अफ़गानिस्तान, अगर आपको मेरा व्लॉग याद हो तो। तो वो भाई जी ये पकड़े जा सकते हैं, और भी बहुत सारे मामलात हैं। ये जो हुआ ना 9 मई वाला वाक़या, इसके पीछे भी जो तारे-शारे हैं, जो राब्ते-शाब्ते हैं, जो कनेक्शन हैं, वो ना सिर्फ फैज़ हमीद साहब बल्कि कुछ और फ़ौज के अंदर मौजूद सहूलतकारों, उनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई है ना, तो उन तक वो मामला पहुँचता है। अब ये जो कहते हैं जनाब जियो फेंसिंग के रिकॉर्ड के ज़रिए हमने जनाब पता कर लिया है कि आला क़यादत जो 9 मई वाले हमलों में मुलव्वस थी, आपस में राब्ते में थे, 8 मई को ज़मान पार्क में मीटिंग होती है, और 154 मोबाइल नंबर्स हमने वो सामने आए हैं, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी,
हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद रास, ये उन शरपसंदों के साथ राब्तों में थे। वो कहते हैं जनाब 215 कॉलर्स जो हैं वो नए 9 मई को इन 6 रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे। ये तो है सिविलियन हिस्सा इसका, ये जो जियो फेंसिंग रिकॉर्ड का। लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसा भी है जो फौज के पास है, अस्करी इदारों के पास है। उसमें ये सिविलियंस के अलावा कुछ उनके अपने लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। वो उनका तो मामला ही उधर ले जाना है, उन्होंने बाहर लाना ही नहीं मामला, वो कोर्ट मार्शल की तरफ मामला जाना है। वैसे तो बहुत सारे जो लोग हैं इसमें मुलव्वस, जो बुनियादी किरदार जिनका है, उनके खिलाफ फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो मंजूरी हो गई है, तो वो सामने नहीं। बहरहाल इतला ये है कि ये सिविलियन का रिकॉर्ड है, लेकिन जो अंदर सहूलतकार थे उनका, आपको याद होगा कि मैंने जिस दिन ये मीटिंग हुई है सिक्योरिटी कमेटी की, उस दिन मैंने कहा था वहाँ अंदर मौजूद एक शख्स ने कहा जो हमें ब्रीफिंग दी गई, तो उससे मुझे ये लगा कि ये कू था, साजिश थी, इनकलाब बर्पा करने की कोशिश थी, ये मैंने आपको बताया था। तो वो वाला हिस्सा जो है वो इन्होंने जारी नहीं किया। और इमरान खान अब खौफजदा हैं और मिन्नतों तरलों पे मैंने कहा अर्ज किया है, उतर आए, उनको समझ आ गई है कि जनाब अदालतें भी हमें वो फेवर नहीं दे सकती, कुछ पाने के लिए झुकना तो पड़ता है। फिर अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब जो लोग फैसले कर रहे हैं कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो कहते हैं मैं एक कमेटी बना देता हूँ मुज़ाकरात के लिए, मैं कल उसका ऐलान कर दूंगा और वो कमेटी को 2 चीज़ें समझा दें, मैं पीछे हट जाऊंगा। पीछे क्या हट जाएंगे, सियासत छोड़ देंगे, क्या करेंगे क्या? और वो कहते हैं जब 2 चीज़ें समझा दें कि मेरे बगैर पाकिस्तान क्या बेहतर हो जाएगा। एक सवाल ये इन्होंने किया है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो उससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होता है, या अक्टूबर से पहले इलेक्शन में क्या नुकसान है। ये 2 चीज़ें समझा दें तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उन्होंने समझा देनी। अक्टूबर वाली बात तो सीधी सीधी क्लियर बात है, 1000 दफ़ा इस पर डिस्कशन हो चुकी हुई है। और दूसरी, आपके बगैर पाकिस्तान, आपने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और जो सारे सबूत वगैरह अगर आपके सामने रख दें, क्या कमेटी इतनी बाख्तियार होगी? क्या वो सालसी कर सकेगी कमेटी, या सिर्फ आपके नुमाइंदों के तौर पे सिर्फ मुंह उठा के? पहले भी तो मुज़ाकरात हुए थे ना सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो आपने तो वो मामला आगे बढ़ रहे थे, तो आपने कह दिया 14 मई से पहले जनाब कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें। फिर आप पे यकीन कौन करेगा? और कमेटी मुज़ाकरात किससे करेगी? आप तो कह रहे हैं जो फैसला कर रहे हैं, फैसला करने वाले तो आपके ख्याल में और लोग हैं। कमेटी क्या आर्मी चीफ के साथ जाके बात करेगी, जिसको आप डर्टी हैरी कहते रहे, उसके साथ बात करेगी, फैसल नसीर के साथ बात करेगी, नदीम अंजम जनरल के साथ बात, किसके साथ बात करेगी कमेटी? बहरहाल खान साहब खौफजदा हैं, इनको अंदाज़ा है, पढ़ लिया है, घाघ आदमी है इस हवाले से, इनकी जो छठी हिस्सा है वो आम लोगों से ज़्यादा है। इसलिए ये कहते थे मैंने पहले ही कहा था, अंदाज़ा लगा के पहले ही। और खौफ इनको सिर्फ ये है कि मैं भी अंदर जाऊंगा और बुशरा बेगम भी अंदर जाएंगी। पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार है, जो साथी हैं वो तितर बितर हैं, कुछ छुपे हुए हैं, जो सामने थे, जो जेलों में गए, वो जेलों में आने के बाद, अच्छा मुझे किसी ने बताया है इन्हीं में से जो लोग बाहर रहे हैं कि वहाँ बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है। एक साहब जो हैं वो आते हैं और इनको बाकायदा पूरी ब्रीफिंग देते हैं, जैसे इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ था, इसी तरह वो पूरी एक ब्रीफिंग देते हैं, इमरान खान के तमाम करतूत सबूतों के साथ इनके सामने रखते हैं। वो साहब बता रहे थे एक दफ़ा तो ऐसे लगता है कि शायद हम बहुत बड़ी गलती में थे, फौरी तौर पे ये दिल करता है वहीं बैठ के ऐलान कर दें, लेकिन वो कहते हैं जनाब उसका असर है वो थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होना शुरू हो जाता है। बहरहाल जो अंदर गौर हो रहा है पीडीएम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मौलाना साहब भी हैं, मरीम नवाज साहब भी हैं, और भी कुछ जज्बाती लोग हैं। ख्वाजा आसफ साहब के कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि जनाब पाबंदी लगा दी जाए पीटीआई पे, लेकिन एक दूसरा तबका भी अंदर मौजूद है कि पाबंदी लगाने से बहुत सारे सवालात उठेंगे, इंतकामी कार्रवाई समझा जाएगा। किसी ने नहीं मानना इस बात को कि इमरान खान के खिलाफ ये सबूत हैं, ये सारा कुछ समझा जाएगा जनाब सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए ये सारा मामला किया गया है। तो दूसरा हाल यही है कि जो इस वक्त
किया जा रहा है इन लोगों के साथ कि इमरान खान तन्हा रह जाएं और फिर जेल जाएं, और जब जेल जाएं तो फिर इनके बयानात वगैरह ये वो सारी पाबंदी हो। वो कहते हैं कि अवाम की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत जल्द चीज़ें भूल जाते हैं, और प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जारी रखें। और जहांगीर तरीन साहब ठीक है, इन लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो पीटीआई का मतबादल नहीं होगा, ये मैं बता दूं। पीटीआई इमरान खान का नाम है, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी और भुट्टो फैमिली का नाम है, और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का नाम है। कोई माने या ना माने, बहरहाल देखिए अब आगे क्या होता है। बहरहाल बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं इमरान खान और उनके सहूलतकार और फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी की जो तैयारियां हैं मुझे लग रही हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो है वो ऐसे बात नहीं करते, उनके पास जो खबर होती है उधर से आती है, वो उनके कहने पे बहुत सारी बातें जो हैं वो कबल वक्त बता देते हैं। कबल वक्त इस हिसाब से कि अभी वो हुआ नहीं होता, होना होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बात लीक हो जाए, बाहर आ जाए। तो ये बात बाहर आ गई है, और फैज़ हमीद साहब भी इमरान खान के साथ ही मुझे लग रहा है कि अंदर जाएंगे। अब वो कोई रायत शायद का प्रोग्राम नहीं है उनका। वो जो खतीजा शाह हैं, जो सलमान शाह की साहबजादी हैं, जो आसिम नवाज नजूआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जो हैं उनकी नवासी हैं, उनके ससुर जो हैं वो शहबाज शरीफ के दोस्त हैं, मियां मनशा के साथ उनके ताल्लुक हैं, चोरी शुजात के साथ उनके तल्लुकात हैं। उसके साथ वो टेस्ट केस बना दिया वो किसी आम वो जो वैन होती है ना पुलिस वालों की, लोहे वाली, उसमें उसको लाया गया था अदालत में पेश करने के लिए, और वो धूप में खड़ी कर दी गई थी। 2 घंटे वहां बिठाए रखा, चीखें निकल गई उस खातून की। उसने कहा ना मेरा दम घुट रहा है, चीखें मारी अंदर से उसने। फिर उन्हें पानी छानी पिलाया गया, और फिर रायत कोई नहीं की। उन्होंने कहा मुझे मैं दमे की मरीजा हूं। तो उन्होंने कहा जनाब ऐसा कर सकते हैं हम कि जो गाड़ी धूप में खड़ी की हुई है ना, हमने इसको जरा साए में कर देते हैं, इससे ज्यादा रायत नहीं हो सकती। और फिर वो गई हैं अदालत में, और अदालत ने उनको जेल भेज दिया है कि इनकी वो सहारा उनके ऊपर कपड़ा शपड़ा डाला हुआ था, क्योंकि अभी उनकी शनाख्त परेड होनी है। तो अदालत ने कहा जनाब शनाख्त परेड करवाएं जेल से, और अगली पेशी पे लेके आए, और रिपोर्ट स्पोर्ट भी लेके आए इनकी। वो शनाख्त परेड तो वो उसी से शनाख्त जो है वो तो तस्वीरों से हो रही है, और वो खुद तस्लीम कर चुकी हुई है जनाब मैं थी वहां पे। तो ये खतीजा शाह से बड़ा ये जो मुचंदरीन है ना, इनसे बड़ा खतीजा शाह से ज्यादा बासर कोई भी नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा लें आगे क्या होने वाला है। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।